नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। यू आर वाचिंग संडे शो विद सार्थक, जहां हम करते हैं न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ। इस हफ्ते का सबसे बड़ा मसला हुआ जब YouTube पर आदि पुरुष मूवी का टीजर लॉन्च हुआ। इट्स अ मूवी विच स्टार्स प्रभास, सैफ अली खान एंड कृति सनोन, और ये मूवी रामायण पर आधारित है, जहां प्रभास इज प्लेइंग प्रभुराम एंड सैफ इज प्लेइंग रावण। इस टीजर के आने के बाद बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। लोगों ने कहा कि जैसे कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे किया गया है, जैसे उनको दिखाया गया है, उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है, व्हिच वाज काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड, क्योंकि आजकल आप जानते ही हो कि मूवी रिलीज बाद में होती है, बॉयकॉट पहले। अब तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर हो चुका है। देखो, कैरेक्टर्स को कैसे पोर्ट्रे किया गया, धार्मिक भावनाएं कैसे ठेस पहुंची, वो अपना जेंट्री नहीं है, अपन मान नहीं जाएंगे। मेरा सवाल है मूवी की सिनेमेटोग्राफी पे, क्या किया भाई ये सब? इसके फाइट सीन्स मुझे टेकन 3 की याद क्यों दिला रहे हैं? रावण से ना व्हाइट वॉकर्स की पैरोडी क्यों लग रही है? रावण डैन बिल्जेरियन की हेयर स्टाइल में क्यों है? और ये वीएफएक्स है। इट्स लाइक वॉचिंग गेम ऑफ थ्रोन्स इन 3GP। और जोक्स अपार्ट, मुझे फिर भी लगता है कि ये मूवी रिलीज होने के बाद मासेस में बहुत चलेगी, क्योंकि ये देखा गया है कि जब भी कोई पौराणिक कथाओं का नाटकीय रूपांतरण करता है तो कैसे वीएफएक्स है वो उतना मैटर नहीं करता, बल्कि इमोशंस कैसे कन्वे हो रहे होते हैं वो मैटर करता है। इमोशंस मैटर करते हैं एंड द फिल्म मेकर्स हैव सेड दैट दे विल डिलीवर। मतलब हमको समझना चाहिए कि हाँ, भले ही हम मार्वल मूवीज वगैरह देखते हैं, बट यहाँ थोड़ी टारगेट ऑडियंस अलग है, तो थोड़ी लिबर्टीज उस हिसाब से ली जा सकती है। इट्स माय ओपिनियन, बट यू कैन डिसएग्री। अगली कंट्रोवर्सी थोड़ी पॉलिटिकल है। राहुल गांधी, कांग्रेस के वो नेता जो आजकल भारत जोड़ो यात्रा पर है, उनकी आजकल आप देखेंगे कि इंटरनेट पर कई सारी इमेजेस वायरल हो रही हैं। कहीं वो सोनिया गांधी अपनी मां के शूलेसेस बांध रहे हैं, कहीं वो चल रहे हैं और उनके डायनेमिक शॉट्स लिए जा रहे हैं, और कहीं भरी बारिश में भीगते हुए पोलो टी शर्ट्स में स्पीचेस दी जा रही हैं। देखो, भले ही आप बीजेपी सपोर्टर हो, एक बात तो माननी पड़ेगी, भाई में स्वैग तो है, पप्पू बट कैन डांस साला। अच्छा, अगर आपको भारत जोड़ो यात्रा के बारे में नहीं पता, तो ये कांग्रेस का लेटेस्ट अभियान है, जिसमें वो साउथ से लेकर नॉर्थ इंडिया, मतलब पूरे इंडिया में पद यात्रा करेंगे और अपने पार्टी को रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। बीजेपी का हालांकि कहना है कि इससे पार्टी का कुछ लेना देना नहीं है, ये गांधीज को रिवाइव करने का प्लान है। और आप इंटरनेट पर देखेंगे तो आपको भारत जोड़ो यात्रा से लेकर कई सारे मिक्स्ड रिएक्शंस देखने को मिलेंगे। कई लोग कह रहे हैं कि ग्राउंड पर काफी ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, और कई लोग कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, जैसे बाकी कांग्रेस के प्रोटेस्ट हैं वो खत्म हो जाते हैं, ऐसे दिस प्रोटेस्ट विल आल्सो डाई अ स्लो डेथ। बट अगर आप ग्राउंड पर हैं और आपने इसको विटनेस किया है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि भारत जोड़ो यात्रा का ग्राउंड पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। दूध का दूध, बियर का बियर हो जाएगा थोड़ा। बढ़ते हैं इस हफ्ते की न्यूज हेडलाइंस की तरफ। शुरुआत करते हैं नेशनल नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल न्यूज से। थाईलैंड में हुई एक ऐसी घटना जिसने दुनिया भर को चौंका करके रख दिया है। थाईलैंड के एक डे केयर सेंटर में हुई मास शूटिंग में 36 लोग मारे गए, जिसमें से 24 छोटे छोटे बच्चे शामिल थे। दरअसल जो एक किलर है, ये थाईलैंड का ही एक एक्स पुलिसमैन है, जिसे कुछ ड्रग रिलेटेड केसेस की वजह से पुलिस फोर्स ने नौकरी से निकाल दिया था। ये डे केयर सेंटर में अपने बच्चे को पिक करने गया था, जहां पर उसे अपना बच्चा नहीं मिला, तो इसने वहां पर लोगों से लड़ाई की और फिर बाद में वहां के जो ऑफिशियल्स थे उनको मारना शुरू कर दिया, और फिर बच्चों को मारना शुरू कर दिया। कई लोगों को गोलियां मारी, कई लोगों को चाकू से मारा, और देखते ही देखते इसने 40 लोगों की हत्या कर दी, जिनमें से कई सारे बच्चे शामिल थे। एंड दैट्स सैड, क्योंकि इस मामले में सब लोग विक्टिम है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये शूटर है, ये ड्रग रिलेटेड केसेस की वजह से नौकरी से निकाला गया था, इसकी कोई मेंटल कंडीशन भी थी, और जिसे अपना बच्चा नहीं मिला तो ये ट्रिगर हो गया। इसने वहां पर क्राइम किया, ये अपने घर गया, फिर इसने अपनी बीवी और अपने बच्चे को भी मार दिया, और उसने एंड में खुद की भी जान ले ली। एनीवे, दिस वाज द बिगेस्ट न्यूज हेडलाइन ऑफ द वर्ल्ड। अब आते हैं हमारे अपने देश की खबरों के ऊपर। साउथ की पार्टी है TRS, यानी कि तेलंगाना राष्ट्र समिति, और उन्होंने हाल ही में अपने योगी जी की फ्रेंड रिक्वेस्ट आने के बाद अपना यूजर नेम चेंज कर लिया है। नाउ दे विल बी कॉल्ड BRS, यानी कि भारत राष्ट्र समिति, एंड दिस इज अ मूव वेयर द पार्टी वांट्स टू गो ऑन अ नेशनल स्टेज। इस पार्टी को हेड करते हैं KCR, यानी कि के चंद्रशेखर राव। नाम याद कर लो, बहुत वर्चस्व है इनका, रामाधी टाइप। तेलंगाना और आंध्र में बहुत वरिष्ठ नेता है, और अब इनका नेशनल खेलने का फुल प्रोग्राम है। अगली वाली खबर पॉलिटिक्स के प्रेमियों के लिए है। इस हफ्ते खबर उड़ी कि ऑल्ट न्यूज के फाउंडर मोहम्मद जुबैर और प्रतीक सिन्हा को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया जा सकता है, जिसके बाद भाई ट्विटर पे भूकंप आ गया। अच्छा, आपको जुबैर तो याद ही है ना? इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हो? 2 हफ्ते पहले की तो न्यूज में आया था। बेसिकली जो नुपुर शर्मा वाला वीडियो था ना, वो जुबैर के हैंडल से ही ट्वीट हुआ था। उसके बाद जुबैर को एक ट्वीट को लेकर ही अरेस्ट कर लिया गया था, और फिर कोर्ट ने इनको बेल दे दी थी। ये सारांश है। अब जब नोबेल के साथ में नाम आ गया तो भाई कंट्रोवर्सी तो होनी थी कि भाई एक पॉइंट पे जिसको बेल नहीं मिल रही थी, अब उसको नोबेल मिल रहा है। मीडिया वाले तो शुरू होने ही वाले थे बॉयकॉट नोबेल। फिर उन्होंने किसी ने बताया कि सर सबको नहीं मिलता, पीस प्राइज है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, पीस के लिए भी कोई प्राइज होता है? हम जबरदस्ती दंगे फैला रहे हैं।
अच्छा, अगर आप एक स्मार्टफोन, लैपटॉप, कैमरा, टैबलेट इनमें से कुछ भी यूज करते हैं तो अगली खबर सीधी आपसे वास्ता रखती है, और वो ये कि यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया है और कहा है कि अब से सारे गैजेट्स इंक्लूडिंग लैपटॉप्स, कैमरा, स्मार्टफोन्स विल हैव अ स्टैंडर्ड सी पोर्ट चार्जर। मतलब कोई गोल पिन वाला चार्जर नहीं, कोई लाइटनिंग फास्ट केबल नहीं, ये कोई क्या है दो दांत वाला वेम्पायर का चेला, कुछ नहीं। ऑल स्मार्टफोन्स एंड गैजेट्स विल हैव अ स्टैंडर्ड सी पोर्ट चार्जर। वन डिवाइस वन चार्जर। बोलो थैंक यू मोदी जी। हाँ तो क्या हुआ, हर चीज पे बोल रहे हैं, इस पे तो बोल ही सकते हैं। दरअसल हर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की एकमेव चार्जर की डिबेट काफी समय से चली आ रही थी, और अब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को कम करने और कस्टमर्स की सहूलियत के लिए डिसीजन लिया गया है। और अगर आपको लगता है कि यह फैसला बिल्कुल सही है तो बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, एक लाइक जरूर करना। सोचो इस टाइम पे एप्पल वालों को कितना दुख हो रहा होगा। एक ही तो तरीका था उन लोग के पास दूसरों को गरीबी का एहसास दिलाने का। आपके पास आईफोन का चार्जर है? आईफोन का चार्जर है आपके पास? आईफोन का चार्जर, आईफोन का चार्जर। अरे सीधा बोलो ना कि आईफोन है कि नहीं, तू गरीब है या अमीर? मैं गरीब हूँ, मेरे मम्मी पापा मुझे गरीब जन्म दिए। अच्छा, इस हफ्ते ना नवरात्रे खत्म हुए और इसी दौरान एक और घटना जो बहुत ज्यादा रिपोर्ट हुई, जिसको गरबा जिहाद का नाम दिया गया, वो थी गरबा इवेंट्स में मुस्लिम युवकों के पकड़े जाने और उन्हें पीटे जाने की खबरें। ये मुस्लिम युवा आखिर गरबा पंडालों में जाना क्यों चाहते हैं? यहाँ पर गरबा पंडाल में लव जिहाद की साजिश का भांडाफोड़ हुआ है। अच्छा, बिफोर एनीथिंग, अगर अभी भी आप इनको न्यूज चैनल मान रहे हो तो गलती आपकी है, फिर उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। और दूसरा ये कि आजकल टीवी चैनल्स द्वारा एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि ये हिंदू त्योहार है, ये मुस्लिम त्योहार है, ये सिख त्योहार है, ये जैन त्योहार है। मतलब एक फंडामेंटल तौर पर हम लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है। और आप कोई भी न्यूज चैनल उठा के देख लो, दिस इज द डिस्कोर्स। और खासकर इन सारे केसेस में मिसोजिनी भी इन्वॉल्व है, एंड आई विल टेल यू हाउ। क्योंकि लड़कियां छेड़ी जा रही हैं ऐसा क्लेम करके खुद ही लड़कियों के सिक्योरिटी गार्ड बन गए। पूरे गरबा पंडाल में जब गरबा करेगी तो वो बुलाएंगे नहीं, हम नजर रखेंगे। अगर आप समझ नहीं रहे कि क्यों प्रॉब्लम है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ये वाला एपिसोड जाके जरूर देखें। और इसी बीच एक और घटना की वीडियो जो बहुत वायरल हुई वो थी गुजरात से, जहां पर एक गरबा इवेंट में एलिजिडली स्टोन पेल्टिंग के बाद पुलिस कुछ युवकों को पोल से बांधकर डंडे से मार रही है। एंड नाउ लेट मी बी वेरी क्लियर कि अगर यहां स्टोन पेल्टिंग हुई है तो इनको जाने मत दो, इनकी पूरी तरीके से खातिरदारी होनी चाहिए, लेकिन उसका एक ड्यू प्रोसेस होता है। कहीं आपका रिपोर्ट होगा, उसके बाद एफआईआर होगी, उसके बाद कार्रवाई होगी, और फिर पुलिस का डंडा रोड क्रॉस करने के लिए तो होता नहीं, उसका कोई काम होता है। लेकिन ये जो ऑन द स्पॉट जस्टिस का जो ये ट्रेंड बन चुका है ना, जिसको अभी पब्लिक चेयर लीडिंग के बीच में होती है, ये लॉ एंड ऑर्डर का भद्दा मजाक है। टीवी चैनल्स द्वारा जिस तालिबान को गाली देकर हर रात आपके मुद्दे दबा दिए जाते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि ये इसी तालिबान की विरासत है। उसी के लिए आपको एक किताब रिकमेंड करूंगा, खालिद हुसैनी की A Thousand Splendid Suns। आपको पता होगा कि इस बार से पहले एक बार और था जब अफगानिस्तान में तालिबान आई थी, और तालिबान में जब उन्होंने शरिया लॉ वो इंप्लीमेंट करते हैं तो वो स्टेडियम से स्पोर्ट्स छीन लेते हैं और फिर वहां पर स्टेडियम को इस्तेमाल करते हैं लोगों की पब्लिक फ्लॉगिंग करने के लिए, उनको पनिश करने के लिए शरिया लॉ के अकॉर्डिंग। अगर आपको फिर भी लगता है कि ये सही है तो आप मुझे बताओ कि इसमें और इसमें क्या अंतर है। अच्छा, अगर आपके पास जॉब नहीं है या अगर आप जॉब की तलाश में हैं तो अगली न्यूज आपके लिए है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस में एक सर्वे छपा है जिसमें दुनिया भर की 1000 से ज्यादा कंपनीज के सीईओज यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स का इंटरव्यू लिया गया और जॉब्स के बारे में उनकी राय पूछी गई। और इसमें पाया गया कि 1300 से ज्यादा कंपनीज के लगभग आधे सीईओज जॉब कट करने का प्लान कर रहे हैं, यानी कि अपनी कंपनी की मैन पावर को कम करने की सोच रहे हैं। और इनमें से 36% अपनी हायरिंग प्रोसेस को रोक चुके हैं, माने कि और लोगों को वो काम पे नहीं ले रहे हैं। और ज्यादातर सीईओज रिसेशन के डर को इसका कारण बता रहे हैं। अब इसका मतलब ये है कि मार्केट में आने वाले टाइम में जॉब्स की किल्लत हो सकती है। नाउ आई नो दिस इज जस्ट अ सर्वे, नॉट अ रिपोर्ट, बस ये ओपिनियंस है, बट इससे आपको जो रिक्रूटर्स हैं उनका माइंडसेट पता लग जाता है। मतलब मार्केट में हवा क्या चल रही है ये आप पता लगा सकते हो। लेकिन इस रिसेशन के माहौल में भी आपकी जॉब लग सकती है अगर आप अपने आप को अपस्किल करो। और अपने आप को अपस्किल करने का सबसे बेटर तरीका है कि आप जाके 1-2 घंटे जॉब के बाद कुछ नया सीखो, वही होता है अपस्किल करने का तरीका। तुमको लगा मैं स्पॉन्सर इंसर्ट करूंगा ना कोई? झूठ नहीं बोलना, लगा ना? आई हैड यू देयर। दिल्ली विश्वविद्यालय यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को लेकर एक खबर है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हाल ही में क्लैरिफाई करके बताया है कि एडमिशन के वक्त आप YouTube व्लॉग्स, Instagram रील्स, ऐसी जगह के अचीवमेंट आप ECA यानी कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में नहीं गिना सकते। यूनिवर्सिटी ने अपने इंफॉर्मेशन ब्रोशर में कहा है कि बच्चे YouTube वीडियोस, Facebook रील्स, व्लॉग्स एंड अदर कंटेंट ऑन नॉन पीयर रिव्यूड स्ट्रीमिंग साइट्स विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन अंडर ECA। अच्छा, बाकी सब साइड में जिसने अप्लाई किया था, मुझे एक बात बताओ,
तुम्हें सही में लग रहा था कि इंस्टाग्राम पर ये करने से तुम्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा? मतलब फूड व्लॉगिंग के नाम पर तुम मैगी में गुटखा भर रहे हो, कंटेंट के नाम पे लिप सिंकिंग कर रखी है, और व्लॉगिंग के नाम पे पूरे परिवार की प्राइवेसी छीन ली तुमने, और इतने पापों के बाद तुम्हें लग रहा है तुम्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना चाहिए। पत्थर कहां है? आई शुड बी सिलेक्टेड। ये रहे मेरे साइंस ओलंपियाड के सर्टिफिकेट्स, और मैंने 50 कंट्रीज में 500 डिबेटिंग कॉम्पिटिशन जीते। आई हैव मेनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। हाँ, तो मेरी भी बहुत एक्टिविटी है मेरे यूट्यूब पर। पिछले हफ्ते भैया की स्वागत लाइव स्ट्रीम की थी, फर्स्ट इन द कंट्री। ओके मैं, बट आई हैव 95 परसेंटाइल इन ऑल माय सब्जेक्ट्स। हाँ, तो मेरे भी 95 के व्यूज है मेरी लेटेस्ट रील पर। ओके हे गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। अच्छा, आखिरी न्यूज में हमारी सरकार की तारीफ हुई है वर्ल्ड बैंक की तरफ से। वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट डेविड मेलपास ने कहा है कि जो भारत सरकार की नीति थी, जिसमें उन्होंने पेंडेमिक के टाइम पर गरीब जनता को टारगेटेड कैश ट्रांसफर किया था और ना कि सब्सिडीज पर रिलाई किया था, उससे लोगों को काफी फायदा हुआ है। और आपको नहीं पता कि किस स्कीम की बात हो रही है, तो पेंडेमिक के टाइम पर जो बीपीएल यानी कि गरीबी रेखा से नीचे के लोग थे, उनको प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं और चावल दिया गया था, जिससे कई सारे गरीब लोगों को फूड सिक्योरिटी मिली थी। जहां इसमें एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन ये था कि जो आप पैकेट्स दे रहे हो खाद्यान्न के, उसमें आप अपना जो फोटो चिपका रहे हो, जिसमें अपनी ब्रांडिंग कर रहे हो, थैंक यू कर रहे हो, क्या वो सही था? क्योंकि ये एक पेंडेमिक का टाइम था, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एक आपदा थी, उसमें आप अवसर के Fuck it all makes sense to me। फाइनेंस न्यूज की बात करें तो कुछ ऐसा मामला खुश कर देने वाला नहीं है। हमारे देश का ट्रेड डेफिसिट एक बार फिर से बढ़ गया है। अब ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, पिछले कुछ हफ्तों में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट्स एंड द इंपोर्ट्स ऑफ द कंट्री। और अब इंडिया का ट्रेड डेफिसिट बढ़कर $28 बिलियन हो चुका है। एक्सपोर्ट्स भी हमारे 3.5% से कम हो चुके हैं सितंबर के महीने में। सो नॉट गुड न्यूज एज फार एज ट्रेड इज कंसर्न्ड। नॉनसेंस। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप चम्मच से क्या क्या खाते हैं? खाना, दही, आइसक्रीम, थोड़ी और आइसक्रीम, फिर थोड़ा और खाना। कंटेंट के चक्कर में ज्यादा खा लिया, अब निकालने में दिक्कत आएगी। बट यूपी के मुजफ्फरनगर के एक व्यक्ति की किंक ही अलग थी, क्योंकि वो चम्मच से कुछ नहीं खाता था, वो चम्मच ही खा लेता था। एक्चुअली हुआ क्या कि वो पेट दर्द का शिकायत लेके डॉक्टर्स के पास गया। डॉक्टर ने कहा ठीक है, फिर एक्सरे हुआ, और एक्सरे हुआ तो उसमें कुछ मेटेलिक सा सब्सटेंस दिखा डॉक्टर्स को। फिर उसका जब ऑपरेशन हुआ तो उसके पेट से 62 यानी कि 62 चम्मचों के शव निकले, जिन्हें ये तोड़ तोड़ कर खा जाता था। देखो, इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, बट एक सवाल ये कि पूछ ही लेता हूं, चम्मच कौन खाता है यार? इस भाई की तस्वीर गौर से देखो, ये है हाँ हमारे ब्राउन बप्पी लहरी। इनको हाल ही में फिरोजाबाद पुलिस की एक्टिंग करते हुए पकड़ा। ये भाई साहब दरअसल पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर ट्रैफिक लाइट्स पर लोगों से वसूली करा करते थे, और इनकी पर्सनैलिटी देखकर लोगों को शक हो गया कि भाई ये पुलिस में नहीं हो सकता, और बाद में पकड़े गए। क्या नाम है तुम्हारा? मुकेश यादव। कहाँ के रहने वाले हो तुम? गाजियाबाद। गाजियाबाद के रहने वाले हो। इंस्पेक्टर कब भर्ती हुए थे तुम? नहीं हुए। फिर तुम वर्दी क्यों पहन के चलते थे? वर्दी पहन के नहीं जा रहा था। क्या करते हो? कार क्यों रखते थे इंस्पेक्टर का तुम? टोल टैक्स के लिए। टोल टैक्स बचाने के लिए। और पकड़े जाने का रीजन अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि क्या था। बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि आप रमेश पवार की फिटनेस रजीम के साथ विराट कोहली वाले शॉट्स खेलोगे तो हिट विकेट तो हो ही जाओगे ना। गुजरात पुलिस ने हाल ही में एक एम्बुलेंस में जाते हुए 25 करोड़ के नकली नोट पकड़े। ना इन नोटों के बारे में नोट करने लायक दो चीजें हैं। पहली ये कि ये पैसा एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने इस पैसे को पकड़ लिया। लेकिन ये नकली नोट है, पुलिस को तब पता चला जब इन नोटों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जगह लिखा था रिवर्स बैंक ऑफ इंडिया। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। 25 करोड़ का घपला कर रहे थे ये लोग। अब 2500 की इंग्लिश की ट्यूशन ले लेते तो बच जाते। सही बात है। इस सेगमेंट में हम कुछ पॉजिटिव न्यूज स्टोरी और कुछ इंस्पिरेशनल लोगों की कहानी आप तक लाने की कोशिश करते हैं। कहा जाता है नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस, यानी कि जो जरूरत होती है वही ज्यादातर आविष्कार की जननी होती है। और इसी कहावत को सच करके दिखाया है बिपिन कदम जी ने। इन्होंने अपनी बेटी के लिए एक रोबोट बनाया है। दरअसल इनकी बेटी जो है वो स्पेशली एबल्ड है, वो अपने हाथों से खाना नहीं खा पाती थी, और इनकी पत्नी को भी एक मेडिकल कंडीशन थी और ये काम से बाहर रहते थे, जिसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो इन्होंने खुद एक रोबोट बनाया जो इनकी बेटी को खाना खिला सकता है। नाउ खास बात यह है कि बिपिन कदम जी एक सीएनसी डिजाइनर है। इनको रोबोटिक्स का और प्रोग्रामिंग का पहले से कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन क्योंकि इनकी बेटी को जरूरत थी तो इन्होंने अपने 12 घंटे शिफ्ट के बाद हर रोज 2 घंटे रोबोटिक्स और प्रोग्रामिंग सीखी और पेंडेमिक के दौरान एक रोबोट बनाया जो इनकी बेटी को खाना खिला सकता है।
एक्ट्रेस सुष्मिता सेन ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पे अपनी आने वाली मूवी ताली का फर्स्ट लुक शेयर किया। ताली जो मूवी है वो ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट गौरी सावंत की कहानी पर बेस्ड है और गौरी सावंत की कहानी ही आज की पॉजिटिव न्यूज स्टोरी है। गौरी सावंत को 17 साल की उम्र में अपना घर छोड़कर भागना पड़ा था क्योंकि इनके पिताजी इनकी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। उनका जन्म एक मेल बॉडी में हुआ था लेकिन वो अपने आप को एक फीमेल के तौर पर आइडेंटिफाई करती थी। खैर, घर से भागकर ये मुंबई आ गई, वहां कुछ ट्रांसजेंडर से मिली, कुछ अपने मिले, बाद में उन्हें काम करके कुछ पैसे कमाए और फिर बाद में उन्होंने अपना एनजीओ स्टार्ट किया। गौरी को हमेशा से एक मां बनने की चाह थी, इसलिए उन्होंने कुछ सालों बाद एक सेक्स वर्कर की बेटी को गोद लिया, उसे पढ़ाया लिखाया, उसको सक्सेसफुल बनाया और साथ ही साथ में अपनी कम्युनिटी के लोगों के राइट्स और रिकॉग्निशन के लिए भी लड़ाई लड़ी। इनकी स्टोरी पर काफी टाइम पहले विक्स ने एक एड बनाया था जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, जाकर जरूर देखिएगा। बट हाँ, एड जरूर देखना, बट उसको देखकर आपको रोना आ सकता है, तो पहले बता दिया मैंने। अच्छा, ये तो आपको पता है, हम लोग अपने चैनल पे भी कई बार डिस्कस करते रहते हैं कि इंटरनेशनल रैंकिंग में इंडिया की जो पोजीशन है वो गिरती रहती है। आदि पुरुष के वीएफएक्स से ज्यादा अगर कोई चीज खराब है तो वो है इंडिया की इंटरनेशनल रैंकिंग्स। लेकिन इस हफ्ते एक ऐसी रैंकिंग आई है जिसके बारे में सुनकर हम खुश हो सकते हैं और वो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की रैंकिंग, जिसमें 6 पायदान चढ़कर इंडिया 40वें स्थान पर आया है। मतलब अमंगस्ट ऑल द केओस थोड़ी सी खुशी, थोड़ा सा प्राउड मोमेंट। अगली पॉजिटिव कहानी दरअसल एक सिटी की कहानी है। आपने अक्सर सुना होगा इंदौर इज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द कंट्री। कई सालों से, लगभग 5 सालों से इंदौर हमेशा से क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द कंट्री रही है। बट आपने कभी सोचा ऐसा क्यों? ऐसा क्या है इंदौर में? आपको जानकर हैरानी होगी कि इंदौर इज द क्लीनेस्ट सिटी, बट यहां पर गार्बेज बिन ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे आपको। और ऐसा नहीं है कि इंदौर में ज्यादा वेस्ट जनरेट नहीं होता, हर रोज लगभग 2000 टन वेस्ट जनरेट होता है इंदौर में। बट इस सिटी का वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम इतना अच्छा है कि ज्यादातर वेस्ट को ये डिकम्पोज कर लेती है या उसे यूटिलाइज कर लेती है। फॉर एग्जांपल, जहां ज्यादातर सिटीज में वेस्ट 2 कैटेगरीज में बंटता है, इंदौर में ये 6 कैटेगरीज में बंटता है। और ये अपने वेस्ट को डिकम्पोज करने के बाद उससे बायो सीएनजी बना लेती है, जिससे इन सिटी की 150 से ज्यादा बसेस चलती हैं। और तो और अपने वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी में अपने वेस्ट को डिकम्पोज करने के बाद उससे ऑर्गेनिक मैन्योर भी बना लेती है और उससे करोड़ों रुपए भी कमा लेती है। एंड ऑब्वियसली इंदौर के इतने अच्छे वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का क्रेडिट वहां की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को तो जाता ही है, बट वहां के लोगों को भी जाता है। अगर आप कभी इंदौर जाएंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि वहां के लोगों का सिविक सेंस जो होता है वो बहुत अच्छा है। इंदौर इतनी साफ सिटी है कि आप चाहकर भी वहां कचरा नहीं फेंक पाओगे। आप साइकोलॉजिकली सोचो, अगर एक जगह ऑलरेडी थोड़ा कचरा हो तो आप एक कचरा डाल दो, बट अगर पूरी तरीके से साफ हो तो आप वो गिल्टी नहीं लेना चाहोगे कि आप कुछ भी वहां पर कचरा फैलाओ। और सही बता रही है, मैं इंदौरी इसी काम में बहुत तेज है। अब देखो, न्यूज तो चलती रहेगी, तो ये वो पार्ट है जहां हम थोड़ा सा ना जनता जो मीम्स बनाती है उसको रिव्यू करते हैं, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो मीम से ही न्यूज को रिलेट करती है, तो हम वही रिव्यू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अच्छा, आजकल ना इंस्टाग्राम नोट्स का जमाना चल रहा है, तो अविनाश आहूजा है एक इंस्टाग्राम यूजर, उन्होंने इमेजिन किया कि सोचो अलग अलग सेलिब्रिटी अगर अपने नोट्स पे कुछ लिखें तो क्या लिखेंगे। नहीं दूंगा विजय माल्या, तुमसे तो उम्मीद भी नहीं है। सलमान खान लिखेंगे आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, फिर तो कोई जरूर पिल जाएगा। अक्षय कुमार, आप किसकी बायोग्राफी करनी चाहिए, किसी की छोड़ी है तुमने? रवि शास्त्री, हैप्पी आवर ऑलवेज, नो कॉफ सिरप ऑन द रॉक्स। एक अच्छा ट्वीट मैंने पढ़ा था कि 2 अक्टूबर के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि उस दिन शास्त्री जयंती भी है और उस दिन ड्राई डे भी है। उमर अकमल, फॉर्म इज क्लास बट टेम्पररी इज परमानेंट। वाओ मीम, यू हैव क्रिएटेड अ नाइस अविनाश। अभिषेक बच्चन, मेरी तो ऐश है, तभी तो सलमान गाड़ी चला रहा है, क्योंकि ऐश तो करण जोहर सेंड डूड्स। योगी आदित्यनाथ, आज से इंस्टाग्राम का नाम इंस्टाधाम। अविनाश भाई क्या विजय ने ट्वीट किया है, रावण में लाख बुराइयां थी लेकिन कभी ऐसी छपरी हेयर स्टाइल नहीं रखा। ये आदि पुरुष के ट्रेलर में क्या किया? कौन कह रहा है कि उस टाइम पे ऐसे हेयर ड्रेसर हुआ करते थे? मतलब रावण भी देख के कह रहा हूं कि देखो भाई, पॉइंट पे हर साल जला लो मुझे, बट ये नाइंसाफी मत करो। साक्षी ने ट्वीट किया है, लड़का कुत्ता हो चलेगा लेकिन मम्मास बॉय ना हो। काहे? क्यों ना हो? आजकल मुझे ये समझ में नहीं आता क्या बना दिया कि अरे वो तो मम्मास बॉय है, वो तो मम्मी की बहुत सुनता है। हाँ भाई सुनता है, उसमें क्या दिक्कत है? जब पिताजी बेल्ट लेके खड़े होते हैं ना, वही औरत बचाती है। पापा की परी को मम्मास बॉय नहीं चाहिए। वाह, इट्स रॉयल प्रिंस, योर हाइनेस। मैं तो संडे शो ऐसे इंतजार करता हूं जैसे बचपन में कार्टून नेटवर्क पर बेन 10। बेन 10 जिसने देखा है ना, उसकी जिंदगी बड़ी सफल थी। किसी को बेन 10 की एलियंस याद है? 4 आर्म्स, ग्रे मैटर, और वो अरे यार वो जो लुढ़कता था, कैनन बॉल। कुछ एलियंस के नाम आपको याद है? आप कमेंट करके बताओ। रजन इज वॉचिंग फ्रॉम द सिटी विथ ठेका ऑन एवरी मूड। ये कौन सी सिटी है बे? ये आपकी सिटी की स्पेशलिटी है? तो फिर डायरेक्शंस वगैरह आप लोग कैसे पूछते हैं? हाँ मम्मा, किया आ गए?
हाँ, सामने वाले मोड़ पे वो ठेका दिखाई दिया, हाँ वो प्राइवेट है, अगले मोड़ पे सरकारी है, वहां से दाएं लियो, हाँ पीला घर दिख रिया, आवे यारी, हाँ वो संतोष का है, वो अपनी बीवी से कुट रिया होगा। आगे जाओ, एक और गली छोड़ के एक बाई दिखी होगी, कच्ची बेच रही है, हाँ एक पलटन हमारी भी ले लो, हाँ वहां से ऐसे दाएं मोड़ो, चलते आओ, हाँ गली नंबर 8 PM से आगे जाके मकान नंबर 100 पाइपर, हाँ आ जाओ। बिंदास अली is watching from the city which has the most masjid/mosque in the world. Let me have a look. The city with the most mosques in the world is the mosque city of Bagirhat, which is also a UNESCO World Heritage Site and it is in Bangladesh. और इसलिए क्योंकि इस शहर में 360 मस्जिदें हैं, मतलब बाकी कुछ है भी 360, which is a good number. अच्छा बिंदास भाई, आप बांग्लादेश से हैं और आपके कंट्री के बारे में एक बात बताना चाहूंगा एंड आई थिंक आई स्पीक फॉर एवरीवन इज कि आपकी कंट्री को हम ज्यादातर क्रिकेट से जानते हैं। कभी बांग्लादेश मेरा जाना नहीं हुआ, ऑल्दो ढाका कभी घूमने का मौका मिलेगा तो ठीक। आपके देश के कुछ बहुत लेजेंडरी क्रिकेट प्लेयर्स मिले हैं, शाकिब अल हसन एंड मुशफिकुर रहमान and my favorite is Tamim Iqbal. Mohammad Shahid Deshnur is watching from the city in Karnataka which is known for 3 things: climate, biryani and kunda. तो ये सिटी है बेलगाम जो है कर्नाटका में, जहां का क्लाइमेट अच्छा रहता है, बिरयानी अच्छी होती है और कुंडा नाम की एक मिठाई है जो इनकी सिटी की बड़ी फेमस है। अच्छा शाहिद भाई, हम लोग उत्तर प्रदेश वाले बेल्ट से आते हैं और कुंडा हम लोग के यहाँ एक सिटी है जो राजा भैया के नाम से फेमस है, आप कभी गूगल करके देखिएगा। संकेत पालशिकर इज वॉचिंग फ्रॉम द विंडीएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। टेक अ लुक एट माय टी-शर्ट, सो ऑब्वियसली इट्स इन न्यूजीलैंड एंड द विंडीएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड इज वेलिंगटन, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा जो वेलिंगटन का ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसके चलते वहां इतनी हवा चलती है, इतनी तेज हवा चलती है कि इट्स नॉट एज द विंडीएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। और उसके चलते जो विंड एनर्जी होती है उससे काफी ज्यादा आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी बनती है। यहां पर ऑन एन एवरेज 16 माइल्स पर आवर से विंड चलती है, 16 माइल्स पर आवर। ये तो हर्षल पटेल की बॉलिंग से भी तेज है यार। इसी की तरह अगर आप भी शो में फीचर होना चाहते हैं तो बस इतना करना है कि शो देखते हुए अपनी एक सेल्फी लेनी है और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करना है विद #Sunday सार्थक। और अगर आपको एक रेडिट यूजर हो और आपको हफ्ते में कोई मीम वगैरह पसंद आए तो इस वाले सब रेडिट पर उसको शेयर कर देना। ये था आज का एपिसोड। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। चैनल मेंबर बनने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने। मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए ख्याल रखना। टाटा बाय बाय, शब्बा खैर। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।